मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये यूनिट 12 मीट टू से जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो था नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, उसमें मैंने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की। इस वीडियो में हम जो दूसरा सिस्टम है, जो सिस्टमैटिक सिस्टम भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, और वो है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम का मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट। जो कॉमन सिस्टम या ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसमें कंपाउंड के नेम के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर और नेम दोनों में रिलेशन। तो जो IUPAC सिस्टम डेवलप किया गया, उसमें जो कंपाउंड का नाम असाइन किया जाता है वो उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नेम ऑफ कंपाउंड होगा उससे हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, और जो स्ट्रक्चर होगी उससे हम कंपाउंड के नेम को निकाल सकते हैं। जो कॉमन सिस्टम था, उसमें सबसे बड़ी डिमेरिट यही थी कि नेम और स्ट्रक्चर के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। तो IUPAC सिस्टम डेवलप किया गया। IUPAC सिस्टम की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में हुई थी, इसलिए इस सिस्टम को जिनेवा सिस्टम भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। नेम्स आर कोरिलेटेड with structure such that structure can be deduced। जो कंपाउंड का नेम होता है उससे हम स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं। कंपाउंड का वो पार्ट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे ग्रुप कहा जाता है। द पार्ट ऑफ कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शंस
called as group. और ग्रुप के नेम को असाइन करने के लिए, ग्रुप के नाम को लिखने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज किया जाता है. नेम ऑफ ग्रुप can be written by either prefix or suffix. जो ग्रुप होता है उसके नाम को लिखने के लिए या तो हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं या फिर सफिक्स का यूज करते हैं. कंपाउंड में उपस्थित ग्रुप्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो सफिक्स और दूसरा फंक्शनल ग्रुप. यानी कि कंपाउंड में जो भी ग्रुप होंगे वो या तो सब्स्टिट्यूएंट होंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप. मतलब कहने का ये हुआ कि IUPAC सिस्टम ये बताता है कि कंपाउंड में जो भी ग्रुप हैं उन्हें हम दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे. एक तो होगा सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा होगा फंक्शनल ग्रुप. जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें कोई एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा. कोई भी एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या इसी को हम आगे PFG कहेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें से कोई एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, PFG. और PFG डिटरमिन करने के लिए हम ग्रुप्स की एक प्रायोरिटी टेबल है, उसमें जो ग्रुप ऊपर होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और जो ग्रुप नीचे होगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. केवल एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और बाद बाकी जितने भी ग्रुप्स होंगे उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में रखेंगे. तो अब हम समझेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्लास के कौन से ग्रुप हैं और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल क्या है. उससे हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिलेगा. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी उसमें ग्रुप होंगे वो सभी सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में आ जाते हैं. जब हम कंपाउंड का नेम असाइन करेंगे तो उस समय सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज किया जाता है. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिक्स यूज करेंगे. प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है रूट वर्ड से. रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के पहले अगर हम
ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, और अगर हम रूट वर्ड के बाद ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सफिक्स का यूज करेंगे। किसी भी ग्रुप के लिए या तो प्रीफिक्स यूज होता है या फिर सफिक्स यूज होता है। सफिक्स केवल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड किया जाता है प्रायोरिटी टेबल से। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कि जो ग्रुप्स होंगे कंपाउंड में, उनमें कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा और कौन फंक्शनल ग्रुप होगा। यानी कि जो ग्रुप्स हैं कंपाउंड में, उन्हें हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो सब्स्टिट्यूएंट और दूसरे फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके लिए केवल प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, इसलिए उन्हें प्रीफिक्स क्लास ग्रुप्स भी कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल होगा उसमें या तो किसी एटम को रिप्लेस करके आते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करके आते हैं। It occurs by replacement of atom or group of atoms of molecule। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो एक्टिव हो भी सकता है और एक्टिव नहीं भी हो सकता। सब्स्टिट्यूएंट के नेम को असाइन करने के लिए, लिखने के लिए हम केवल प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही मानते हैं, उनके लिए कौन कौन से प्रीफिक्सेस का यूज किया जाता है देखते हैं। अगर हैलोजन है, हैलोजन का मतलब या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, तो इसके लिए प्रीफिक्स हैलो यूज किया जाता है। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखेंगे और आयोडीन के लिए आयोडीन लिखेंगे। जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब CH3, C2H5, C3H6। जो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है वो है एल्कोक्सी, OR, ऑक्सीजन के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए हम एल्कोक्सी यूज करेंगे। NO2 के लिए नाइट्रो यूज करेंगे प्रीफिक्स। NO का प्रीफिक्स होगा नाइट्रोसो। फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग अगर अटैच है किसी कार्बन से तो या तो इस तरीके से शो की जा सकती है या फिर pH लिखकर भी शो करते हैं। इसके लिए फिनाइल का यूज किया जाता है एज ए प्रीफिक्स। इपॉक्सी प्रीफिक्स का यूज तब करेंगे जब ऑक्सीजन ब्रिज की तरीके से दो कार्बन एटम्स, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच में होगी तो इसके लिए हम यूज करेंगे इपॉक्सी। जितनी भी साइड चेन्स होती हैं उन सबको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और उनके नेम को लिखने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट में प्रीफिक्स की तरह उसका नाम लिखेंगे। मीन टू से जो भी हम रूल बताएंगे उसके अकॉर्डिंग साइड चेन का नेम होगा और उसे स्मॉल ब्रैकेट्स में रूट वर्ड के पहले लिखेंगे। जब हम आपको आगे बताएंगे तो ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी ग्रुप होंगे वो सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की तरीके से ट्रीट किए जाते हैं
और उनका नाम भी रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है। तो ये तो रहा कौन कौन से ग्रुप ऐसे होंगे जिनके लिए हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं जिनके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे या प्रीफिक्स यूज करेंगे। मेरे बेटे, अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो मॉलिक्यूल में एज ए पार्ट प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एटम्स को रिप्लेस करके अटैच होते हैं, जबकि जो ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा वो मॉलिक्यूल में एज ए पार्ट प्रेजेंट होगा। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक्टिव होते हैं और स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट अकर्स एज ए पार्ट विद इन द मॉलिक्यूल, इट इज एक्टिव पार्ट। अब हम बात करेंगे कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को असाइन करने के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं और कौन सा सफिक्स यूज करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रीफिक्स होते हैं उन्हें रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है और जो सफिक्स होते हैं उन्हें हम रूट वर्ड के बाद लिखते हैं। कोई भी ग्रुप है उसे हम प्रीफिक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सफिक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस ग्रुप के साथ कंडीशंस क्या है। तो अभी हम केवल इतना समझेंगे कि किसी ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या होगा और सफिक्स क्या होगा। तो सबसे पहले जो ग्रुप दिया गया है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको पहचानने के लिए हम देखेंगे COOH, इसे COOH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए प्रीफिक्स कार्बोक्सी होगा और सफिक्स होगा ओइक एसिड। साथ ही साथ कभी कभी हम स्पेशल सफिक्स का भी यूज करते हैं और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कब नॉर्मल सफिक्स का यूज किया जाएगा और कब कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया जाएगा, उसके लिए मेरे बेटे थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। दूसरा है सल्फोनिक एसिड SO3H। इसके लिए प्रीफिक्स सल्फो होता है और सफिक्स सल्फोनिक एसिड होता है। एनहाइड्राइड के लिए पहचान है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता, केवल सफिक्स का यूज करते हैं और सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है एस्टर और एस्टर को COOR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स होगा O8। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोकार्बोनिल प्रीफिक्स है और ऑयल क्लोराइड सफिक्स। एसिड अमाइड, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे अमीनो कार्बोनिल या कार्बेमॉइल, दोनों में से हम किसी का यूज कर सकते हैं। सफिक्स अमाइड या कार्बोक्सामाइड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है साइनाइड। इसके लिए प्रीफिक्स है साइनो और सफिक्स होगा नाइट्राइल और इसका स्पेशल सफिक्स है कार्बोनाइट्राइल। साथ ही साथ जो अमाइड में हमने बताया कार्बोक्सामाइड, वो भी स्पेशल सफिक्स ही है। नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड। इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे आइसोसाइनो और सफिक्स यूज करेंगे आइसोनाइट्राइल। कुछ ग्रुप
अभी बचे हुए हैं उन्हें हम आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, इसे CHO से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो ऑक्सो होता है। इसके लिए एक और प्रीफिक्स यूज किया जाता है और वो है फॉर्मिल। सफिक्स जो हम यूज करेंगे वो एक तो है अल और दूसरा इसका स्पेशल सफिक्स है, उसे कहते हैं कार्बेल्डिहाइड। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है कीटो। कीटो के लिए प्रीफिक्स ऑक्सो यूज होता है और सफिक्स होता है ऑन। नेक्स्ट ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी और सफिक्स यूज करेंगे ऑल। नेक्स्ट ग्रुप है थायो एल्कोहल, इसे एसएच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे मरकैप्टन भी कहते हैं। जो थायो एल्कोहल ग्रुप होता है, जो थायो एल्कोहल ग्रुप होता है उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं मरकैप्टो और सफिक्स यूज करते हैं थायो। नेक्स्ट ग्रुप है एमीन, इसको NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए अमीनो प्रीफिक्स होगा और एमीन सफिक्स होगा। नेक्स्ट है इमीडो, इसे डबल बॉन्ड NH से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए इमीडो प्रीफिक्स है और इमीन सफिक्स है। तो ये तो रहा डिफरेंट ग्रुप्स के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान दीजिए। जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां कहीं भी हम ऑक्सो का यूज करेंगे तो जो कार्बन है उसे नंबरिंग में इंक्लूड करेंगे। When prefix oxo is used, then carbon of the group is included in numbering। मतलब जितने भी प्रीफिक्स हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी प्रीफिक्स हैं उन सभी के लिए जब हम नंबरिंग करेंगे और अगर उनमें कार्बन एटम है तो उसको नंबर नहीं देंगे। केवल ऑक्सो का जब हम यूज करेंगे तो कार्बन एटम को नंबर में इंक्लूड करेंगे, कार्बन को नंबर देंगे केवल ऑक्सो को यूज करते समय। और जितने भी हमने प्रीफिक्स बताए उन सभी प्रीफिक्सेस में जो ग्रुप का कार्बन एटम होगा उसको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो केवल ऑक्सो ही ऐसा प्रीफिक्स है जिसे हम नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं, जिसके कार्बन को हम नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं। तो एक तो ऑक्सो हम एल्डिहाइड के केस में यूज करते हैं और दूसरा ऑक्सो यूज करते हैं कीटोन के केस में। अगर हम एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल लिख रहे हैं, प्रीफिक्स फॉर्मिल यूज कर रहे हैं, तो जो CHO ग्रुप होगा उसके कार्बन को नंबर नहीं देंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी स्पेशल सफिक्स हमने बताए उन सभी के कार्बन एटम को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ऑक्सो को छोड़कर जितने भी हमने प्रीफिक्स बताए सभी के कार्बन एटम को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते और जितने भी स्पेशल सफिक्स बताए उन सभी के कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है
IUPAC सिस्टम में कंपाउंड को नेम असाइन करने के लिए कौन कौन से रूल हैं? अब हम सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम केवल 3 स्टेप्स में लिखा जा सकता है। जो पहला स्टेप है वो कहलाता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा स्टेप जो है वो है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन और तीसरा है राइटिंग द नेम। तीनों स्टेप्स के लिए कुछ रूल्स हैं, तो उन्हें हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कैसे किया जाता है। तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो है, पहले हम देखेंगे PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। इसके बाद जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को, और उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर को। तो ये तो सिलेक्शन के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से चेन सिलेक्ट की जाएगी, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं होगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी फर्स्ट है, तो उसे तो इंक्लूड करना ही होगा। इसलिए जो हम सिलेक्शन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे और ये हो जाएगी पेरेंट चेन। अब सेकेंड एग्जांपल पर आते हैं। तो इस कंपाउंड में या इस तरीके, ये स्केलेटन लिखा हुआ है, जो इस तरीके का कंपाउंड होगा उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब नहीं होगा तो फिर हम मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको इंक्लूड करेंगे। तो जो हमारा सिलेक्शन होगा वो ये हो जाएगा। ये हमारी पेरेंट चेन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ना तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ना ही मल्टीपल बॉन्ड्स है। तो फिर हम उस चेन को प्रायोरिटी देंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होगी। अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें केवल 4 कार्बन एटम्स हैं, और अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगी 5। तो इसका मतलब है जो हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे वो इस तरीके से होगी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है। फिर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस चेन को अगर सिलेक्ट करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 होगी, और अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करें तो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है तो फिर उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो इस चेन का अगर सिलेक्शन करेंगे तो इसमें केवल एक ये जो साइड चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगी। लेकिन अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करें तो इसमें
एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को इंक्लूड करते हैं। मतलब उस चेन को हम पेरेंट चेन के लिए सिलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो। अब इस कंपाउंड को देखते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो इंक्लूड करना ही है। फिर इसके बाद यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, और इसमें इस साइड भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है। फिर हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे या तो इसे सिलेक्ट किया जाए या फिर इसे सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है। इस साइड सब्स्टिट्यूएंट है और इस साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए जो पेरेंट चेन होगी वो ये होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें पेरेंट चेन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि दोनों में कार्बन एटम्स भी इक्वल हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स भी इक्वल। लेकिन अगर हम नंबरिंग करें तो यहां से सेकेंड नंबर पर ही सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, और इस साइड से जब नंबरिंग करेंगे तो इसमें थर्ड नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो जो लोएस्ट लोकेंट वाली चेन होगी वही पेरेंट चेन होगी, इसलिए पेरेंट चेन ये होगी। तो ये तो मैंने बताया कि किस तरीके से पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। जो पहला हमने बताया एग्जाम्पल, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था तो उसको सिलेक्शन में रखा। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने जिस चेन को सिलेक्ट किया एज ए पेरेंट चेन, उसमें हमने मल्टीपल बॉन्ड को रखा। जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे पेरेंट चेन को चूज किया। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जिस चेन में ज्यादा है उसको पेरेंट चेन की तरीके से सिलेक्ट किया। इसमें हमने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देखा, क्योंकि इस साइड और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने इंक्लूड कर लिया, तो केवल सब्स्टिट्यूएंट ही ऐसा है जो इस चेन में है और इसमें नहीं है, इसलिए ये चेन हमारी पेरेंट चेन होगी। अब इसको देखते हैं। इसमें हमने जो सिलेक्शन किया है वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के बेस पे किया है, क्योंकि इस साइड जो हमने चेन सिलेक्ट की है उसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास है और इसमें दूर है। पास होने के कारण जो नंबर अलॉट किया जाएगा वो कम होगा और इसमें जो नंबर आएगा सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन पर वो ज्यादा होगा। जो पास उसका नंबर कम, और वही हमारी पेरेंट चेन होगी। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जो अगला एग्जांपल है उसमें
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH हो गया। इस साइड जो कार्बन चेन है उसमें 5 कार्बन एटम्स हैं और इस साइड वाली चेन में भी 5 कार्बन एटम्स हैं। इसमें इस साइड Cl सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो है और इस साइड ब्रोमो है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है ब्रोमो, इसलिए ये पेरेंट चेन हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया और इसको इंक्लूड करके चाहे इस साइड की चेन चूज कर लें या फिर अगर इसे चूज नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी ओर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है, इसलिए इसे भी एज ए पेरेंट चेन सिलेक्ट किया जा सकता। दोनों ही आइडेंटिकल रहेंगी, दोनों पेरेंट चेन जो होंगी वो आइडेंटिकल रहेंगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है और इसमें कार्बन नहीं है, तो जो हम चेन सिलेक्ट करते हैं एज ए पेरेंट चेन उसमें वो वाला कार्बन इंक्लूड होना चाहिए जिस पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है और जो चेन होनी चाहिए उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होनी चाहिए, यानी कि जो चेन होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा लंबी होनी चाहिए। तो इसलिए अब की बार जो हम पेरेंट चेन देखेंगे वो ये हो जाएगी। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें दोनों ओर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और जब दोनों ओर मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन ये प्रायोरिटी तभी दी जाती है जब दोनों सेम फुटिंग्स पर हो। यहां पर भी अगर हम प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करेंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन पर आ रहा और इस साइड वाली चेन को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर आ। दोनों की पोजीशन सेम है या ये कहें दोनों सेम फुटिंग्स पर हैं, तो जब दोनों सेम फुटिंग्स पर होते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि ट्रिपल बॉन्ड पास है इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दूर और ट्रिपल बॉन्ड पास, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देते। तो इसमें दोनों सेम फुटिंग्स पर हैं, इसलिए जो पेरेंट चेन होगी उसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड किया जाएगा। और जो अगला एग्जाम्पल है उसमें यहां से डबल बॉन्ड दूर है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से और ट्रिपल बॉन्ड पास है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड पास होगा तो ट्रिपल बॉन्ड को ही सिलेक्ट किया जाएगा पेरेंट चेन में। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO यानी कि एल्डिहाइड होगा, तो इस वाले कार्बन को जब हम इंक्लूड करेंगे तो ये चेन हो जाएगी हमारी पेरेंट चेन, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा एल्डिहाइड
तो इसे तो इंक्लूड करना ही है। इस साइड अगर चलते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं। इस साइड अगर चलेंगे तो 1 2 3 या 1 2 3, केवल 3 कार्बन एटम्स हैं। और इस साइड चलते हैं तो 1 2 3 4, ये दोनों आइडेंटिकल सिलेक्शन है, तो इसलिए किसी एक को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला सिलेक्शन, और अगर हम इसे सिलेक्ट करते तो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये हो जाएगी हमारी पेरेंट चेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को तो इंक्लूड करेंगे ही, क्योंकि जो Cl है वो ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, और मल्टीपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जाएगा। तो हमारी जो पेरेंट चेन होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, और ये जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, और हमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा इस केस में वो OH ही होगा, और हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना होता है, इसलिए जो पेरेंट चेन होगी वो ये हो जाएगी। इस तरीके से हमने पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट की जाती है ये सीख लिया। मतलब जो कंपाउंड का नेम असाइन करना है उसमें 3 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि नंबरिंग कैसे की जाती है। मेरे बेटे, अब हम पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद उसकी नंबरिंग कैसे की जाती है इसे सीखेंगे। तो जब पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद नंबरिंग के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है वो ये रहता है। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, जिस ओर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास होगा हम उसी ओर से नंबरिंग करेंगे। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी पर होता है मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। जिस साइड से ये पास पड़ेंगे, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा हम उस ओर से नंबरिंग करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में डबल बॉन्ड को तभी प्रायोरिटी दी जाती है जब दोनों सेम फुटिंग्स पर हों। अगर ट्रिपल बॉन्ड पास होता है तो ट्रिपल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग कर देते हैं। ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर सेम फुटिंग्स पर हैं, उनकी डिस्टेंस सेम है, तब तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड पास है तो हम ट्रिपल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग करेंगे। इसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, और उसके बाद आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें नंबरिंग यहां से की जाएगी, क्योंकि इस ओर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा। दूसरा एग्जांपल उसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग करेंगे। जो थर्ड एग्जांपल है इसमें
मल्टीपल बॉन्ड है और दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो इस ओर सब्स्टिट्यूएंट है जबकि इस ओर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए नंबरिंग डबल बॉन्ड की ओर से की जाएगी और ये चेंज में सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर हम इधर से नंबर इशू करेंगे तो 1 2 3 4 5 3 और 4 मिलेगा नंबर, और अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो जो लोकेंट होंगे वो हो जाएगा 2 और 3। हम मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट को चूज करते हैं, तो यहां पर 3 आ रहा, यहां पर 2 आ रहा, तो यही सेट मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट हुआ। तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है और ये वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट नहीं है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें सब्स्टिट्यूएंट है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमो को पहले मिलेगा नंबर और इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरो को मिलेगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आएगा, इसलिए इस ओर से नंबरिंग की। तो ये तो रहा फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस कंसीडर करेंगे। जो मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो उसको कंसीडर करेंगे। अब हम नंबरिंग के सेकेंड रूल पर आते हैं, और मैंने बताया था कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको ट्रिपल बॉन्ड से अधिक प्रायोरिटी तभी दी जाती है जब दोनों सेम फुटिंग्स पर हों। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पास होता है तो हम उसी की ओर से नंबरिंग कर देते हैं। डबल बॉन्ड इज ओनली प्रेफर्ड देन ट्रिपल बॉन्ड इफ बोथ आर प्रेजेंट एट सेम फुटिंग्स। जैसे इस एग्जांपल को देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, तो इस सिचुएशन में नंबरिंग यहां से करेंगे। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड दूर पड़ेगा। यानी कि इसका लोकेंट फर्स्ट होगा और इसका लोकेंट सेकेंड होगा, तो हम इस साइड से नंबरिंग कर देंगे। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड पास है तो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से अधिक प्रायोरिटी तभी देते हैं जब दोनों सेम सिचुएशंस में। अगर ट्रिपल बॉन्ड पास होगा तो हम ट्रिपल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग कर देंगे। नेक्स्ट है साइड चेन्स आर नंबर्ड एज 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश एंड सो ऑन। जो साइड चेन्स होती हैं अगर वो काफी बड़े आकार की हैं तो उनकी नंबरिंग हम अलग से करते हैं, और उस नंबरिंग में उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड होगा। द कार्बन ऑफ साइड चेन विच इज अटैच्ड टू पेरेंट चेन इज नंबर्ड बाय 1। मतलब जो साइड चेन है उसका जो फर्स्ट कार्बन जो अटैच है वही फर्स्ट कार्बन होगा।
यानी कि उसे लोकेंट 1 इशू किया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें जब हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। और ये साइड चेन्स होंगी। जब हम पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से की जाएगी, क्योंकि जो चेन कनेक्टेड है उसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बी आएगा, क्योंकि ब्रोमो से स्टार्ट होगा। और इस वाले में क्लोरो है, तो इसलिए ये लेस प्रायोरिटी का हुआ और ये मोर प्रायोरिटी का हुआ। तो इसको नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हमने पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया और उसकी नंबरिंग की। अब हम जो साइड चेन है उसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसमें 1 डैश 2 डैश, और इसको नंबर मिलेगा 1 डबल डैश 2 डबल डैश। इस तरीके से हम साइड चेन्स की भी नंबरिंग करते हैं। अब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए 2 स्टेप्स सीख चुके हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और दूसरा है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब जो थर्ड स्टेप है उसको सीखेंगे, और वो है राइटिंग ऑफ द नेम। अब हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है उसके रूल्स देखेंगे। तो जो फर्स्ट रूल है वो है नेम इज इक्वल टू प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, और सफिक्स में सफिक्स 1 और सफिक्स 2 आते हैं। किसी भी ग्रुप को अगर हमें पहले लिखना होगा तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। साथ ही साथ कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके लिए केवल प्रीफिक्स ही हैं, तो उनको भी हम पहले लिखेंगे। रूट वर्ड मैंने आपको बताया था कि अगर 1 कार्बन एटम होगा तो मिथ यूज करेंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे इथ यूज करेंगे, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम रूट वर्ड डिसाइड करेंगे। जो हमने चेन सिलेक्ट की है उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग रूट वर्ड हो जाएगा। फिर हम सफिक्स 1 की बात करते हैं। तो सफिक्स 1 में हम एन, इन या आइन का यूज करेंगे। अगर कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो उसके लिए जो सफिक्स 1 होगा वो एन आएगा। अगर डबल बॉन्ड होंगे तो इन आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आइन आएगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए केवल सफिक्स लिखा जाता है। कोई भी ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कौन सा ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा इसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड करते हैं। तो ग्रुप्स का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो मैंने पहले ही बता दिया था। जो ग्रुप टॉप पर होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा और उसी के लिए सफिक्स यूज किया जाएगा। और कंपाउंड में जितने भी ग्रुप्स
बचेंगे उन सब के लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा। तो प्रीफिक्स का यूज एक तो हम जितनी भी साइड चेन्स हैं उनके लिए करते हैं, सभी कंपलसरी प्रीफिक्स टाइप ग्रुप होंगे उनके लिए प्रीफिक्सेस का यूज किया जाएगा। जैसे अगर हेलोजन है तो हेलो लिखेंगे, OR के लिए एल्कॉक्सी लिखेंगे, NO के लिए नाइट्रोसो लिखेंगे। अगर ब्रिज्ड ऑक्सीजन एडजेसेंट कार्बन पर है तो उसे इपॉक्साइड कहेंगे। जितने भी फंक्शनल ग्रुप अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उन सभी के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स वन, एन, इन या एन में से कोई, और लास्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लिखेंगे, वो सफिक्स 2 होगा। ये तो रहा फर्स्ट रूल। अब हम सेकेंड रूल को देखते हैं। IUPAC नेम को लिखने का जो सेकेंड रूल है वो ये है कि अगर एक से ज्यादा ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे और उनका जो करस्पॉन्डिंग लोकेंट होगा उसको भी साथ में लिखेंगे। राइट द ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विथ देयर लोकेंट्स। जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि अगर कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आता है, तो अगर वो 2 टाइम्स आ रहा तो उसके नेम के पहले, सब्स्टिट्यूएंट के नेम के पहले हम डाई ऐड करेंगे। अगर 3 टाइम्स आता है तो ट्राई ऐड करेंगे, अगर 4 टाइम्स आता है तो टेट्रा ऐड करेंगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि हम डाई ट्राई टेट्रा को ऐड कर रहे हैं, तो डाई ट्राई टेट्रा की जो स्पेलिंग होगी वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं की जाती। राइट द नेम्स ऑफ साइड चेन्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जो साइड चेन्स हैं उनके भी नेम को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। राइट द नेम ऑफ साइड चेन्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर इन स्मॉल ब्रैकेट्स। जो साइड चेन होती है उसके नेम को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और उसका लोकेंट भी उस चेन के नेम के पहले शो करते हैं। एक्सेप्ट आइसो, नियो और साइक्लो। केवल आइसो, नियो और साइक्लो के अलावा जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनकी स्पेलिंग को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता। केवल इन 3 की कंसीडर करेंगे, एक तो आइसो की, दूसरी नियो की और तीसरी साइक्लो की। बाद बाकी कोई भी प्रीफिक्स होगा उसकी स्पेलिंग को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जैसे आइसोब्यूटेल है तो इसमें हम आई को कंसीडर करेंगे, नियोब्यूटेल है इसमें एन को करेंगे, साइक्लोब्यूटेल में सी को कंसीडर करेंगे। अब अगर कहीं डाई मिथाइल आ रहा है तो इसमें एम को कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर, डी को कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंडरी ब्यूटेल आ रहा है तो सेकेंडरी की स्पेलिंग को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, बी को कंसीडर करेंगे, और टर्सरी ब्यूटेल में बी को करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं। अब हम कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखने के लिए नेक्स्ट रूल देखेंगे और वो ये है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम्स है तो जो एल्केन है उसका एनी नहीं लिखेंगे। इफ मल्टीपल bonds are present more than 1 time then any of alkane is omitted। अगर डबल बॉन्ड
मोर देन वन टाइम मीन टू से 2 टाइम 3 टाइम है, आर आई इन यूज लिखेंगे, आर आई इन लिखेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड मोर देन वन टाइम है तो इसके लिए आ डाई आइन। जो भी एल्केन है उससे एन ही हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा आडाइन आडाइन। तो नेक्स्ट रूल है वो है स्पेशल सफिक्सेस फाइंड नो नंबर। अगर स्पेशल सफिक्स का यूज कर रहे हैं तो उनको नंबरिंग में, तो उनका जो कार्बन होगा उसको नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। और स्पेशल सफिक्स का यूज तभी किया जाता है जब कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग ग्रुप मोर देन वन टाइम हो और सभी ग्रुप्स को नंबरिंग में इंक्लूड ना किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स ए, ई, आई, ओ, यू, वाई नहीं होनी चाहिए। हम जो सफिक्स 1 होगा उसमें से, इनमें से जो भी होगा उसे हटा देंगे और जो नेक्स्ट अल्फाबेट होगा उसे बना रहने देंगे। फॉर यूनिक पोजीशन ऑफ ग्रुप, अगर किसी ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन यूनिक है तो उसके लिए उसका लोकेंट लिखना जरूरी नहीं होता। और ये स्पेशली तब होता है जब ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है। अगर ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है तो उसका लोकेंट नहीं लिखेंगे। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे जिसमें जो पोजीशन ऑफ ग्रुप है वो यूनिक होगी तो वहां पर भी हम उसका करस्पॉन्डिंग लोकेंट नहीं लिखेंगे। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, नोट्स तैयार करें और जो भी रूल्स मैंने बताए हैं उन्हें लर्न करें। नेक्स्ट वीडियो में जो भी रूल्स समझ में नहीं आएंगे वो एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएंगे। टिल देन वर्क हार्ड।